केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? पुरकिंजे ने। ये मैं आपको बता चुका हूँ। और यूँ भी कह सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो याद रखें, प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है? जल का। वैसे भी जल ही जीवन है। 75 से 85% वाटर पाया जाता है किसके अंदर? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। इस जल से संबंधित जो क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। जलीय पादपों के अंदर एक्वाटिक प्लांट, इनके प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा वाटर का परसेंट पाया जाता है, और वो कितना है? 95%। प्रोटोप्लाज्म में 75 to 85 जनरली क्या पाया जाएगा? वाटर। लेकिन एक्वाटिक प्लांट के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उनकी सेल के अंदर, उसमें 95% क्या पाया जाएगा? पानी में रहते हैं तो पानी ज़्यादा पाया ही जाएगा। दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बीजों के अंदर जो उनका प्रोटोप्लाज्म है उसमें बहुत कम वाटर पाया जाता है। वो कितना परसेंट होता है? 15%, 15% वाटर सीड के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाए। सबसे ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म में वाटर किस में, सबसे कम किस में, और जनरली किस में? वो। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस पाया जाएगा? प्रोटीन। उसके बाद कौन सा पाया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद कौन सा पाया जाएगा? लिपिड या फैट। ये देखिए, सबसे ज़्यादा पी, उसके बाद सी, और उसके बाद एल, PCL, पाकिस्तान क्रिकेट लीग। याद रखने का कोई भी तरीका हो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड। आपसे कोई भी पूछे कि सेल के अंदर या प्रोटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज़्यादा कौन होगा? प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट और फिर लिपिड। और इनका परसेंटेज भी अगर आप वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 7 to 9%, 2 to 2.5% और 1 to 1.5% लिपिड या फैट पाया जाएगा। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म में क्या पाया जाएगा? RNA, और क्या पाया जाएगा? DNA। याद रखें, RNA 0.7% और DNA 0.4%। एक और बात, सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर RNA का परसेंट ज़्यादा है और DNA का परसेंट कम है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात, इसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर, इसी जीव द्रव्य के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक आयंस भी पाए जाते हैं, और इन इनऑर्गेनिक आयंस का परसेंट है 1 to 1.5%। परसेंट आपको कुछ भी याद नहीं रखनी है। इस बात को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म में वाटर एक्वाटिक प्लांट में, सबसे कम बीजों के अंदर, और नॉर्मल जल कितना होता है वो। और अगर अपन प्रोटोप्लाज्म में देखें तो कौन से कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंस सबसे ज़्यादा है। और जनरली जब बायोमोलिक्यूल देखते हैं तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट यही पढ़ते हैं। तो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर उससे कम क्या पाए जाएंगे? लिपिड। अब आगे और बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात करने के बाद अपन नॉन लिविंग इंक्लूजन्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इस प्रोटोप्लाज्म में निर्जीव पदार्थ, निर्जीव सब्सटेंस कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं।
कंपटीशन एग्ज़ाम में इनसे सीधे सवाल आते हैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, संचयी पदार्थ रिजर्व सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा प्रोटीन, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, PCl। उसके बाद दूसरे स्त्रावी पदार्थ सिक्रेटरी सब्सटेंस, उसमें एंजाइम और नेक्टर। नेक्टर मकरंद को कहते हैं, जिससे कीट वगैरह पुष्पों को शक करके और वहाँ से मकरंद को इकट्ठा करते हैं, जैसे मधुमक्खी, और फिर शहद का निर्माण करती है। तीसरे प्रोडक्ट है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थ। और चौथे हैं मिनरल क्रिस्टल, खनिजों के क्रिस्टल बन जाते हैं। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक तो रिजर्व सब्सटेंस कौन कौन से हैं और कितने हैं, और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट उत्सर्जी पदार्थ के बारे में आपको याद रखना ही है। उत्सर्जी पदार्थ में सबसे पहले वाला पदार्थ है एल्केलॉइड। और एल्केलॉइड के बारे में सबसे खास बात क्या है कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, मतलब जल में विलय नहीं होते, जल में अविलय होते हैं, तेलीय पदार्थों में विलय होते हैं। और इस एल्केलॉइड में पहला एग्जाम्पल है एट्रोपिन, और ये एट्रोपा से प्राप्त होता है उसकी जड़ से। और ये ऑप्टिक नर्व, आँख की जो दृक तंत्रिका है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम करता है एट्रोपिन। दूसरे हैं दर्दनाशक और निद्रा कारक जो एल्केलॉइड है, उसमें पहला है मॉर्फिन। और मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? अफीम के पादप से, जिसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। और पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से क्या प्राप्त होता है? मॉर्फिन। और दूसरा दर्दनाशक और निंद्रा कारक पदार्थ है निकोटीन, जिसके बारे में आपको पता ही है। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटीन। तीसरा एल्केलॉइड है रेजरपिन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और बहुत सारे एग्ज़ामों में अब तक आ चुका है। रेजरपिन किससे प्राप्त होता है? एक एल्केलॉइड है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। राउल्फिया सर्पेंटाइना एक पादप है, उसकी जड़ से रेजरपिन। और याद रखें, इस रेजरपिन को सर्प काटने के बाद दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर वर्ड भी देखिए सर्पेंटाइना। दूसरा, पागलों की दवा के लिए भी ये पहचाना जाता है, तो रेजरपिन को पागलों की दवा, सर्पों की दवा। और रेजरपिन किससे प्राप्त होता है? राउल्फिया सर्पेंटाइना की जड़ से। अगली इंपॉर्टेंट बात है टैक्सोल। टैक्सोल किससे प्राप्त होता है? टैक्सस से। जिम्नोस्पर्म का पादप है, और ये जो टैक्सस है या टैक्सोल है, ये एंटी कैंसरस होता है, या कैंसर के उपचार में, या शरीर को कैंसर नहीं होने देगा। तो एंटी कैंसरस एल्केलॉइड कौन है? टैक्सोल, जिम्नोस्पर्म के टैक्सस से प्राप्त। रेजरपिन पागलों की दवा, सर्पों की दवा, राउल्फिया सर्पेंटाइना की जड़ से प्राप्त। मॉर्फिन पेपेवर सोमनीफेरम अफीम के पादप के कच्चे फल से प्राप्त। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त। एट्रोपिन एट्रोपा की जड़ से प्राप्त होता है, जो दृक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। अगला उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है वो है गोंद। और गोंद के बारे में सिंपल बात है, प्लांट सेल की सेल वॉल के नष्ट होने से गोंद बनता है, और सेल वॉल का मोस्टली पार्ट किसका होता है? सेलुलोज का, इसलिए गोंद क्या है? सेलुलोज। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट या उत्सर्जी पदार्थ में आता है रेजिन। और रेजिन के दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, कनाडा बाल्सम और हींग। हींग का वैज्ञानिक नाम फेरुला आइसाफोइटिडा, और फेरुला आइसाफोइटिडा पादप की जड़ से क्या प्राप्त होती है? हींग। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? मिनरल क्रिस्टल के बारे में। आइए बात करते हैं मिनरल क्रिस्टल। उत्सर्जी पदार्थों के बाद अपन बात करते हैं
मिनरल क्रिस्टल के बारे में, खनिज क्रिस्टल के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात, घासों की सेल वॉल के अंदर सिलिका का जमाव होता है और ये ग्रासेस ग्रैमिनी कुल में आती है, ग्रैमिनी फैमिली। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सेल वॉल की जो सेकेंडरी वॉल है उसमें जो S2 वॉल है वहाँ पर घासों की भित्ति में किसका जमाव होता है, सिलिका का। सेल वॉल में ही कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल अंगूर के गुच्छे के समान इकट्ठे हो जाते हैं और इन गुच्छे के समान संरचना को क्या कहते हैं, सिस्टोलिथ कहते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, याद रखें, इसी को संगमरमर या मार्बल भी कहते हैं। मुर्गी के अंडे का कवच जो है वो भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और कोशिका भित्ति के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल गुच्छे के समान हो जाते हैं जिनको सिस्टोलिथ कहते हैं, और ऐसे क्रिस्टल बरगद में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति में ही अगर कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल पाए जाएं और इन क्रिस्टलों की संरचना, स्ट्रक्चर सुई जैसी हो तो इनको कहेंगे रैफाइड्स, और इनकी संरचना गोलाकार हो तो इनको कहेंगे स्पीरोफाइट्स। वैसे गोलाकार संरचना के लिए स्पेयर, स्पीरो, और सुई के लिए रैफाइड्स। रैफाइड्स टाइप के जो क्रिस्टल है वो जलकुंभी और अरबी में पाए जाते हैं। जलकुंभी के बारे में याद रखें, इसको आइकोर्निया कैसिपिस भी कहते हैं, बंगाल का आतंक, जलीय खरपतवार, इन सब के नाम से जलकुंभी को जाना जाता है, जिसकी कोशिका भित्ति में कैल्शियम ऑक्जेलेट के सुई के आकार के रैफाइड्स क्रिस्टल होते हैं। गोलाकार जो होते हैं वो पपीता के अंदर पाए जाते हैं और इन क्रिस्टल को स्पीरोफाइट्स या ड्रूसेस कहा जाता है। पपीता के अंदर पेपेइन एंजाइम पाया जाता है जो डाइजेशन में मदद करता है। मिनरल क्रिस्टल के बाद प्रोटोप्लाज्म में ही एक और पदार्थ होता है लेटेक्स, जो रबर के पादप से प्राप्त होता है, और रबर का वैज्ञानिक नाम हीविया ब्राजीलियंसिस है। और लेटेक्स पेट्रो पादप से भी प्राप्त होता है, जेट्रोपा। एक और पादप होता है महुआ, जिसका वैज्ञानिक नाम है मधुका इंडिका। इन सब के लेटेक्स से पेट्रोलियम पदार्थ बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या कंटेंट होता है उसकी डिटेल में बात कर ली है। थैंक यू।